रही हैं। शर्मिष्ठा शर्मा मेरे साथ जुड़ रही हैं, पत्रकार हैं और बेबाकी से अपनी राय अक्सर मेरे शो में रखती हैं। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रही हैं अरुणिमा वाजपेयी और नेट सेवर हैं, नेट का इस्तेमाल करती हैं और नेट से अपना इलाज भी करती हैं। आज समझेंगे कि कैसे ये इलाज करती हैं। तो सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमान, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, क्या ये एक आदत है या आदत बीमारी में तब्दील हो गई है? और अगर ये बीमारी है तो सर कितना बड़ा खतरा है इस इंटरनेट के जरिए होने वाले इलाज से हमको? घनश्याम जी, इसको ऐसा समझें कि ये बीमारी से बीमारी तक की यात्रा है। जब टेक्नोलॉजी हर समय आती है आपके दिनचर्या को आसान कर देने के लिए, टेक्नोलॉजी ये अच्छी चीज़ है, विज्ञान का अच्छा आविष्कार रहा, लेकिन उसको बाईपास करते हुए हम बीमारी के जरिए उसमें घुसे, बीमारी का समाधान ढूंढने और खुद बीमार हो गए। अब बीमार कैसे हुए? इस बीमारी का नाम है साइबरकॉन्ड्रिया, मतलब हाइपोकॉन्ड्रियासिस। एक बीमारी साइकेट्री में हम लोगों की पता थी, जिसमें इंसान को बेवजह ये भ्रम हो जाए कि वो बहुत कोई मेजर इलनेस से ग्रसित है, लेकिन एक्चुअली उसको बीमारी है नहीं। हाँ। लेकिन ये जब बीमारी ढूंढना चालू कर दे इंटरनेट पे, तो उसको कहते हैं साइबरकॉन्ड्रिया। अब इसमें बहुत थिन लाइन है, इसमें कोई मना ही नहीं है कि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्या एक क्रेडिबल सोर्स से है, इसकी जानकारी, इसको जिसको आप लोग मीडिया में कहते हैं फैक्ट चेक, इसको बिना किए हुए आप उससे सर्च करते हैं और मान लेते हैं जो लक्षण आपके मिल रहे हों। और ख़ास करके कैंसर और हार्ट, दो तकलीफ तो ऐसी है जिसके लिए लोग मान लेते हैं कि उनको कैंसर हो गया है। और मेरे पास हफ्ते में 4 से 5 लोग ऐसे आते हैं जो कन्विंस होकर आते हैं कि उनको कैंसर है, क्योंकि उनके लक्षण मिल रहे थे कैंसर की बीमारी से, इंटरनेट से। तो एक तरह से जागरूकता बढ़ी, लेकिन उनके हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसको साइबरकॉन्ड्रियासिस कह सकते हैं, उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता है। अब ये थिन लाइन कैसे ठीक होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है अभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खास बात ये होगी कि क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन उसमें सर्च करके डाटा एनालिसिस होगी और उसके बाद डाटा आपको आउटपुट मिलेगा। अभी ओपन www से आप लेते हैं और ये इंफॉर्मेशन कहीं से आ सकती हो सकता है कोई व्यापारी अपने सामान को प्रमोट करने के लिए कर रहा हो, आपको गुमराह कर रहा हो, और इस तरह से बहुत सारी बीमारियों में लोगों ने देखा भी है कि बहुत सारा गलत इलाज हुआ है। तो ये थिन लाइन एक यात्रा की तरह चल रही है, जिसमें एक गार्डरेल की भी जरूरत है और एट द सेम टाइम लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। उससे कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी भी मिलेगी, लेकिन उसको क्रेडिबली चेक करना जरूरी हो। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, ये कैसे समझ में आए कि मुझे नेट का इस्तेमाल अभी अवेयरनेस के लिए करना है, अभी ट्रीटमेंट के लिए नहीं करना? क्योंकि अपने आप में ये सेल्फ रियलाइजेशन भी होना बहुत बड़ी बात है कि देखिए साहब, मुझको ऐसा हो रहा है, मैं नेट से इलाज कर रहा हूं, जिसको हम इडियट सिंड्रोम जो हम अपने रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, उससे ग्रसित हूं। सर, ये पता कैसे चलेगा खुद को? ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग, मोबाइल स्क्रॉलिंग का एक कॉन्सेप्ट है। अगर इससे आप ग्रसित हो गए हैं तो आप बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ रहे हैं। अच्छा। आप बेसिकली बीमार हो चुके हैं। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग उसको कहते हैं। ऑन एन एवरेज एक इंसान लगभग 12 से 14 किलोमीटर पर मंथ मोबाइल की स्क्रॉलिंग करता है। 12 से 14 किलोमीटर पर मंथ। इतना वॉक भी नहीं कर रहा है। इतना वॉक भी नहीं कर रहा। आप जो थंब चलाते हैं उसकी स्क्रॉलिंग को, उसको कहते हैं ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग। मतलब यहाँ से बिहेडेड हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी तकलीफ को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उलझते उलझते घंटा निकल गया और घर के लोगों ने जगाया कि खाना खा लो, बहुत देर से खाना ठंडा हो रहा है। आपको पता ही नहीं था, अवेयर नहीं थे सराउंडिंग के लिए, और आप उलझ के उसमें रह गए। तब इसका मतलब बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ रहे थे। दूसरा, आपकी समस्या, आपके थॉट्स परपेचुअल बार बार आने लगे विचार कि मुझे तो बीमारी हो गई पक्का, अब तो मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। ये बीमार आपको कर रहा है, मतलब बीमारी है नहीं। आप जांच कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डाटा आंकड़े ये कह रहे हैं कि 50% इंटरनेट यूजर फिर जाकर उस फैक्ट को चेक करते हैं डॉक्टर के पास। तो इसका मतलब सॉल्यूशन आपको मिला नहीं। और 50% यूजर में 33% मान लेते हैं कि मुझे बीमारी नहीं है, बाकी लोग ग्रसित हो जाते हैं साइबरकॉन्ड्रियासिस से। और सर, बहुत से तो खुद ही बता देते डॉक्टर को कि मुझे इस तरह का सिम्टम है भाई, और इस तरह का हो रहा है, बस इलाज कर दो। बिल्कुल, आपका आधा काम तो खुद ही कर ले रहे हैं। तो इसमें भी एक पतली लाइन क्या है, थिन लाइन ये है कि आप सेकेंड ओपिनियन लें, इंटरनेट से जानकारी जरूर लें, डॉक्टर से रिकन्फर्म भी करें, लेकिन आपने मेडिकल पढ़ी नहीं है, इसलिए उस पर एडमिट ना हो, आपकी जानकारी अधूरी भी हो सकती है। ठीक है, तो जिसका काम उसी पे साझे। लेकिन डॉक्टर अरुणा ब्रूठा,
क्या ये डॉक्टर्स पे बढ़ते हुए अविश्वास की भी इंटरनेट के जरिए कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है? और बात आज उस इडियट सिंड्रोम की भी जो थोड़ा सा इडियोटिक है, और उसे समझने की कोशिश आज हम और आप मिलकर कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कैंसर सर्जन। डॉक्टर अंशुमान, असल में इंटरनेट पे किसी भी बीमारी का इलाज अगर ढूंढते हैं तो उसका जो एंड होता है वो सर कैंसर पे आके खत्म होता है। किसी भी बीमारी को अगर आप ढूंढ लीजिए तो वो सिम्टम कैंसर के होते हैं, और कैंसर बहुत डरावना है। सर, इस इडियट सिंड्रोम जिसका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया, जरा मेरे व्यूअर्स को समझाइए कि असल में ये है क्या? इडियट सिंड्रोम एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म छोड़िए, उसका ये है कि ट्रीटमेंट ऑब्स्ट्रक्शन अगर करने लगे इंटरनेट के इंफॉर्मेशन से, उसको इडियट सिंड्रोम कहते हैं। अब इसको कैंसर से पहले आप परिभाषित कर लें। आपने इंटरनेट पे पढ़ा कैंसर के बारे में, स्तन कैंसर के लक्षण, उसमें बताया स्तन में गांठ का होना, ये तो बता दिया। आप फीमेल ने इस तरह से अपने स्तन को पकड़ा, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में उनको गांठ महसूस हुआ, और ये एक्चुअली गांठ थी नहीं, नॉर्मल स्तन के टिश्यूज को आपने गलत पकड़ा, क्योंकि इंटरनेट पे ये नहीं लिखा था पकड़ना कैसे है। अब आप कन्विंस हो गई कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जांच कराई, देखा, जांच कराई, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जो भी कराया, कहा कि कैंसर नहीं है। अब आप दूसरे तीसरे जो डॉक्टर बुटरा जैसे कह रही थी भागते रहे, क्योंकि आप कन्विंस हैं। एक तो ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आपको वाकई कैंसर है और डॉक्टर ने कहा सर्जरी करा लो। आप कन्विंस होके आ गई हैं इंटरनेट से कि गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता है, ये आपका ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है ट्रीटमेंट में। तो दोनों एक्सट्रीम है, और आप कन्विंस है कि गौमूत्र लेंगे कैंसर का इलाज हो जाएगा, ये भी इडियट सिंड्रोम में आता है। सिमिलरली इंटरनेट मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन इंग्लिश में है, लिटरेचर मैक्सिमम इंग्लिश में है। आपने जैसे मैं MRCS एडिनबरा का था, वहाँ पे दर्द का एक ही वर्ड है पेन। अगर किसी ने जैसे अनिमा जी ने अभी कहा कि नेक पेन के लिए आपने किया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन है, आपको एक्सरसाइज बता दिया गया, नेक पेन कम हो गया। लेकिन अगर ये डिस्क प्रोलैप्स होगा तो डिस्क हर्निएशन होगा, पैरालिसिस हो जाएगी इंटरनेट के कारण। इंटरनेट ने ये नहीं बताया। सिमिलरली पेन आपने इंटरनेट पे डाला, ये तो सही है। मैं MBBS जब पटना मेडिकल कॉलेज से कर रहा था, मुझे वोकेबलरी समझनी पड़ी, क्योंकि वहाँ लैंग्वेजेज बहुत थे, भोजपुरी, मैथिली, मगही, वजिका, और जो बिहार के दर्शक होंगे समझ सकते हैं, दर्द को टपटपाना, भगभगाना, परपराना, चरचराना, और उससे समझ में आता था इसको बर्निंग हो रही है, या अंडरलाइन पस है, या किस तरह की प्रॉब्लम है। तो ये इंटरनेट आपका नहीं समझा, तो ये आपके इडियट सिंड्रोम कैटेगरी में आएगा कि आपने पेन डाला, पेन का ट्रीटमेंट आया और पता चला अंडरलाइन पस था, आपका पस ड्रेन नहीं हुआ, सेप्टिसीमिया में चले गए। यही जरूरत है एक इंटरफेस की, इंटरनेट और मरीज के बीच में इंटरफेस डॉक्टर बनता है। अब जमाना आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें एक्चुअल डाटा रहेगा, लेकिन इंटरफेस क्लिनिकल डिलीवरेबल सिस्टम में अभी भी डॉक्टर को रहना पड़ेगा। कुछ चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर करेगा, उसमें है रेडियोलॉजी, एक्सरे की रिपोर्टिंग, सीटी स्कैन की रिपोर्टिंग, पैथोलॉजी, क्यू जो अरुणिमा जी की प्रॉब्लम थी, क्यू की कतार में लगने की, AI आपको उस तरह से करेगा कि आपके लोकेलिटी में इस जगह खाली है। फाइनेंस की जो बात आती है, हम क्यों आंख पे पर्दा डाल के बैठे हैं कि प्राइवेट में मरीज को फीस देनी पड़ती है, सरकारी अस्पताल कहाँ चले गए, उसकी भी बात करनी चाहिए कि सरकारी अस्पताल में क्यूइंग सिस्टम हो, सरकारी अस्पताल में अपॉइंटमेंट मिले, आप जाके देखो क्या होता है आप जानते हैं सर अच्छे, उसको ठीक करना है, जमाने बीत जाते हैं। रिक्वायरमेंट ये है ना कि रिक्वायरमेंट है कि इंटरनेट से इडियट सिंड्रोम के कारण आपका इलाज गलत हो जाए। तो आपको पूरे इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को एक अम्ब्रेला में डालना है, प्राइवेट गवर्नमेंट का गैप खत्म करना है, गवर्नमेंट में मुहैया सेवाएं मुहैया कराई जाए, और प्राइवेट का कंट्रोल मेथड लाया जाए कि किस तरह से अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हो जाए। ये जब तक करेंगे तभी हेल्थ केयर डिलीवरी होगा। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, आपको नहीं लगता कि डॉक्टर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बड़े टास्क के तौर पे, कई डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट इत्तेफाक रखेंगे, हाँ जी क्या हुआ, अच्छा कितने दिन से, अच्छा जाइए। सर जब तक वो कन्विंसिंग पावर, जो समझाने की कला है, वो जब तक पूरी तरीके से सीख नहीं पाएंगे या वो बता नहीं, वो डॉक्टर्स बेहद अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब तक वो कम्युनिकेशन स्किल उतनी डेवलप नहीं होगी कि सामने वाला कन्विंस हो जाए, तो आपको नहीं लगता ये विश्वास इसलिए भी दरक रहा है, और ये भी एक बड़ा टास्क है किसी भी डॉक्टर के सामने। बिल्कुल, घनश्याम जी हिट द बुल्स आई।
इंडिया में अभी भी लैकिंग है। कई साल से मैं रिकमेंड कर रहा था कि एथिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल एमबीबीएस की पढ़ाई में इंक्लूड होना चाहिए। हालांकि एक चीज और मैं इंक्लूड कर रहा था, 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारत के 6 दर्शन से एक कम्युनिकेशन की दिक्कत, कम्युनिकेशन हमें इंप्रूव करना है, एथिकल दूसरा जो कंपोनेंट है। जब भी हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसमें आप डॉक्टर साहब के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत वर्कशॉप्स करी डॉक्टर्स के लिए कि आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, इसलिए कि आप जो बताना चाहते हैं कि बीमारी के साथ साथ क्या हो सकता है अगर आप इसको निग्लेक्ट करेंगे, तो बहुत सारे डॉक्टर्स। तो डॉक्टर अंशुमान, क्या कभी ओपीडी के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट आके बताए कि देखिए सर मुझे ये सिम्टम है और मुझे कैंसर हो गया है, डायग्नोस वो करके आया हुआ है और अब आपको बोल रहा है ट्रीटमेंट करते हैं, सर इस तरह के केसेस आते हैं क्या अक्सर? रेगुलर विदाउट मिस हर हफ्ते इस तरह के केसेज आते हैं। 2 तरह के केसेज कॉमन होते हैं, एक ये, दूसरा ये कि कहीं किसी व्यापारी के पास, व्यापारी इसलिए कह रहा हूं कि वो क्वालिफाइड आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं है, व्यापार चला रहा है, उसके पास गौमूत्र से इलाज करा रहे हैं, हमारे पास आता है, कहता है जांच कर दीजिए क्योंकि वो कैंसर ठीक हुआ है कि नहीं चेक करना है। तो मैं पूछता हूं कि जो इलाज कर रहा हो तो जानता होगा जांच करना। एक ये आते हैं, दूसरे आते हैं कि ये डिटेक्शन हो गया है कैंसर का और कैंसर के इलाज। ऐसे रोगी को पहले मैं मौका देता हूं बोल लेने के लिए, पूरी बात कह लो, क्योंकि उसकी समस्या ये नहीं है, उसकी समस्या ये है किसी ने सुना ही नहीं उसको। जब पूरी बात हो जाती है तो स्टेप बाय स्टेप उसको फ्लो डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि कैंसर क्या है, कैंसर अगर इस अंग में आपको लग रहा है तो इसके लक्षण, जो और भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, फिर आपको हो क्यों रहा समझा दीजिए। समझाने के बाद उनको, जो व्यापारी के चक्कर में पड़े हैं उनका इलाज बड़ा मुश्किल है कि उनका वो इडियट सिंड्रोम वाले जिनको एक्चुअल कैंसर है लेकिन वो इलाज अपने गौमूत्र और गोबर से करा रहे हैं, तो उनका इलाज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो गौमूत्र और इससे क्या दिक्कत है सर? गौमूत्र से दिक्कत मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रीटमेंट होता होगा जो आप नहीं, बता रहे हैं, बिल्कुल दिक्कत क्या है। हम इसे खारिज कर दें? हाँ बिल्कुल खारिज कर दें। आयुर्वेद की कॉन्फ्रेंस में मुझे लेक्चर के लिए बुलाया गया, मैंने उस पे वहाँ के वाइस चांसलर डीन सबसे पूछा कि किस संहिता में इसका वर्णन है कि गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता है, किसी ने नहीं बोला। आज विज्ञान एविडेंस बेस की बात कर रहा है। आप इस्तेमाल करें स्मार्टफोन, 5G टेक्नोलॉजी और कहें गौमूत्र से इलाज होता है कैंसर का, तो अर्बुद ग्रंथि जो आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन है, महर्षि सुश्रुत और चरक ने भी नहीं लिखा था कि उसमें अर्बुद और इसका इलाज गौमूत्र से होता है। पंचगव्य एक चीज थी जिसका गाय के मूत्र का जो वर्णन था इसलिए था कि जड़ी बूटियां गाय खा के आ रही थी, उनके यूरिन में वो ये एल्कलॉइड्स निकल रहा था। अच्छा। आज आपकी गायें प्लास्टिक खा रही हैं और कचरे खा रही हैं, उनके मूत्र में पॉइजन निकल रहा है, तो इस चक्कर में ना पड़े। ये अच्छा किया आपने, एक जागरूकता के लिए ये भी क्लियर कर दिया। तो कैंसर के इलाज के नाम पे गुमराह होना ये भी इडियोटिक सिंड्रोम है, और कैंसर नहीं है फिर कैंसर के लिए ऑब्सेशन हो जाना ये भी इडियोटिक सिंड्रोम है। और ऐसे रोगियों को हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। उसको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इतनी ज़्यादा होने लगती है कि वो कन्विंस नहीं होता है, काम से यूजुअली भागेगा जो काम कर रहा होगा, पूरे टाइम घर में लेटा रहना चाहेगा और चाहेगा परिवार या दूर वालों के अटेंशन की, देखो मैं तो बीमार हूँ, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है, और ये कोई जांच यहाँ उपलब्ध नहीं है, कहीं और ले चलो वहाँ जांच कराओ मेरी, मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है, लोग समझ नहीं रहे हैं, डॉक्टर यहाँ का काबिल नहीं है जो समझ रहा है, जबकि एक्चुअल ऐसा नहीं है। और जब फाइल जितनी मोटी होने लगे किसी मरीज की एक बीमारी के सर्च में, मतलब उसकी बीमारी उतनी कम है, मतलब थिकनेस ऑफ फाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिवियरिटी ऑफ डिजीज। जितनी मोटी फाइल उतनी छोटी बीमारी, and is directly proportionate to the anxiety that of the he patient. suffers. Yes. नोसोफोबिया सर मैं पढ़ रहा था डॉक्टर अंशुमान, नोसोफोबिया क्या है? क्योंकि जितना मैं समझ पाया उसके हिसाब से क्रोनिक डिसीज होने का डर किसी भी पेशेंट को लगातार होता है। सर ये क्रोनिक डिसीज तक बात कैसे पहुंच जाती है? एक्यूट डिजीज हर समय मैनिफेस्ट करती है, जैसे इन्फेक्शन हुआ, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, या चोट लग गई पेन हो रहा है, या पस हो गया तो दिख रहा है पस है। क्रोनिक डिजीज में बहुत सारी चीजें मास्क होती है। अच्छा। जैसे डायबिटीज को कहा जाता है क्रोनिक डिजीज, लेकिन आपको शुगर में टेस्ट में आ जाता है। कुछ क्रोनिक इलनेस ऐसे हैं जो कि टेस्ट में नहीं आते हैं। तो क्रोनिक डिजीज का बहाना सबसे अच्छा बहाना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती है। लंबे ड्यूरेशन के लिए, क्रोनिक डिजीज का ड्यूरेशन भी लंबा होता है, लंबे ड्यूरेशन के लिए ऐसा इंसान कन्विंस रह सकता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, और अपनी एंग्जाइटी को क्रॉस
ट्रांसफर करता है, मतलब एंजाइटी कहीं और की है, ट्रांसफर कर रहा है अपने फिजिकल बीमारी पे, इसको कहते हैं। फिर ऐसा इंसान उलझना चालू करता है, फ्रॉम वन डॉक्टर टू अनदर, डोर टू डोर टॉसिंग, वन पैथी टू अनदर पैथी, और ये इंसान उलझ जाता है एक मकड़ जाल में और बहुत बुरी तरह से फंसता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्लैक शिप हैं मेडिकल में, मेडिकल से मतलब है पूरा साइंस, एमबीबीएस, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, योगा, इसमें जो कि उसको गुमराह करके और उसका कुछ गलत इलाज भी करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को जागना जरूरी है। अपनी एंग्जाइटी के लिए डॉक्टर ब्रूटा जैसे साइकोलॉजिस्ट बैठे उनके पास जाएं और माने कि आपको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि मानसिक रोग को लोग मान ही नहीं रहे कि उनको मानसिक रोग है। पहले एक्सेप्टेंस लाएं और उसको ठीक करें। फिजिकल अगर है तो डॉक्टर ठीक करेगा, लेकिन मानसिक रोग है तो मनोवैज्ञानिक के पास जाएं। आप भटके नहीं रह। मैं 2 पॉइंट्स यहाँ पे कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि मानसिक रोग से लोग डरते हैं और वो वहाँ से भागते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, किसी की नज़र लग गई है, किसी ने कुछ खिला दिया है, तो तावीज़ पहन लो, तांबा पहन लो, ये वाली अंगूठी पहन लो और वो सारा झाड़ा करवा लो, लेकिन तब भी आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक भटकते हैं। जो आप क्रॉनिक बीमारी का बात कर रहे थे, मैं वहाँ जोड़ूंगी इसको। तो मैं कहती हूँ कि जिनको क्रॉनिक बीमारी है और जिनकी फाइल मोटी होती जा रही है, किसी को ध्यान नहीं आता कि हमारे अंदर एक चेतन मन है और एक अवचेतन मन है। कॉन्शियस माइंड है और एक अनकॉन्शियस माइंड है। आपको बीमारी, लंबी बीमारी से बहुत फायदे होते हैं। कोई आपको नहीं कहता घर का काम करो, कोई आपको नहीं कहता कि आप कमा के लाओ। इसमें बच्चा 24 घंटे लगा रहता है, आप कितनी मॉनिटरिंग कर लेंगे मैम? आप भी बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, मैं भी करता हूं, कैसे मैम? बड़े लोग जो इंटरनेट हर वक्त देखते हैं और उसका चस्का देखते हैं और वो हाइपोकॉन्ड्रियक हैं और वो बीमारी को ही स्टडी करते रहते हैं, आई थिंक उनसे कोई भी छीन सकता है मोबाइल के, तेरा टाइम बहुत ज्यादा हो गया, खबरदार। अब तुम प्राणायाम करो, अब तुम कोई गेम खेल के आओ नीचे, अब तुम घर से बाहर निकलो, कमरों में बंद रहना बंद करो। अब ये प्राणायाम अगर आप करेंगे, उससे हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी बेटर होगा, क्योंकि आपके अंदर रिलैक्सेशन होगी। बिल्कुल। तो अर्णिमा, कितना पॉसिबल है इंटरनेट को खुद से दूर कर पाना? मुझे लगता है इंटरनेट के बिना कई बार तो अनकॉन्शियसली स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बस देखते चले जाते हैं। क्या लगता है वाकई इंटरनेट को दूर कर सकती है आज की जनरेशन, या हम लोग भी, कोई और भी, हमसे बुजुर्ग लोग भी? हर समय नहीं, पर कुछ समय तक। मैं ये जरूर कहूंगी कि कुछ समय के लिए करना चाहिए, लेकिन कर सकती है ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही ये पॉसिबल है अगर आपके अंदर पेशेंस है। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो हम सुबह उठते हैं और मेरा जो फर्स्ट स्टेप होता है कि ऐसे तो कहते हैं कि स्टार्टिंग के 7 मिनट पहले आप आराम करते हो, उठते हो, पर फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम नेट खोलते हैं और नोटिफिकेशंस देखते हैं कि नोटिफिकेशंस क्या है, आज ऑफिस का कुछ नया अपडेट तो नहीं है, कोई मीटिंग तो नहीं है 9 बजे की लगा दी हो, कोई सिंक हो। तो हम सबसे पहले हम ईगर है, हमारी लाइफ इससे चल रही है, हम 1 वे कांटेक्ट में हैं। जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बिना इंटरनेट के काम कर सकूं। और मैं अगर बच्चों की बात करूं, अगर मैं उनकी बात करूं जो 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो वो कोचिंग कर रहे हैं, फोन से ही पढ़ रहे हैं, फोन से ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर वो लगन पे आ जाती है बात, हार्ड वर्क पे आ जाती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो यूट्यूब पे एक केमिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं और पीछे से फ्रेंड का मैसेज आया है या कुछ सर्च कर रखा है तो वो बैक स्क्रीन पे जाके उसे खोले ना। ठीक है, तो बदलती हुई चीजों को खुद में ढालना जरूरी है, लेकिन नियम के साथ, संयम के साथ। मैं वाइंड अप करूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अंशुमान 2 टिप मैं जरूर चाहता हूं कि मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इंटरनेट वाले डॉक्टर से कैसे बचना है। जी देखिए, अभी तो बात हो रही थी, एक तरफ हम खारिज कर रहे हैं इंटरनेट बिल्कुल ना करें, दूसरी तरफ करें, ऐसा संभव नहीं है। ये हम पेंडुलम की स्थिति में चले गए, एक एक्सट्रीम पे 1 है, दूसरे एक्सट्रीम पे 2 है। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। डोंट ट्राई टू बी स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ओन देम, उसके मालिक बनो, गुलाम मत बनो। नंबर 1 जुडिशियस इस्तेमाल। जुडिशियस इस्तेमाल का मतलब है कि जहां से भी इंफॉर्मेशन, मेडिकल इंफॉर्मेशन लें, क्रेडिबल होना चाहिए। जितना ज्यादा डरावना थंबनेल जो आपने बात कही हो, उतना फेक इंफॉर्मेशन उसमें होगी। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन का मतलब है कुछ साइट्स हैं, कैंसर की साइट्स बहुत ऐसी हैं जिसमें
तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ही लें और उसकी पुष्टि अभी के तौर पे एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर करें। ठीक है, एक टिप मैं जोड़ दूं सर जी, डीडी किसान जरूर देखें और सच के साथ देखें। एक सच के साथ देखें। चलिए, यही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, क्रेडिबल पैनलिस्ट के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकाला, चर्चा में जुड़े। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो फिर ये कोशिश है कि आज से कम इस तरह की भ्रामक जानकारियों में हमने नहीं फंसना है। बहुत समझदारी के साथ खुद को परखना है, अपनों को परखना है, इलाज की सारी बारीकियों को समझना है। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन जब इलाज करने की बात है, उपचार करने की बात है, तो डॉक्टर से परामर्श लेना है। और हाँ, आजकल गर्मियां बहुत है, पानी भी खूब पीना है और चेहरे की मुस्कुराहट को कायम रखना है, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखते रहिए सच के साथ। नमस्कार।